हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी कॉमन इमरजेंसीज, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन इमरजेंसीज के बारे में बताया था। ये कॉमन इमरजेंसीज आपकी कुछ कार्डियोवेस्कुलर इमरजेंसी होती है, कुछ रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज होती हैं, कुछ आपकी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज होती हैं और कुछ अदर इमरजेंसीज भी होती हैं, लाइक लीवर इमरजेंसी, किडनी इमरजेंसी, स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग। इस तरीके से कई सारी हमारी इमरजेंसीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। उनमें से ही आज की क्लास में हम एक इमरजेंसी की बात करेंगे जो कि है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी किस तरीके की इमरजेंसी होती है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं और क्या क्या कॉमन हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशंस में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं रेस्पिरेटरी इमरजेंसी की। A respiratory emergency is an condition in which a person unable to breathe normally or does not get enough oxygen to meet the body needs. रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोई व्यक्ति नॉर्मल ब्रीदिंग लेने में कैपेबल नहीं होता है, नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाता है, जिससे उसकी बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन की मात्रा उसकी बॉडी में कम हो जाती है। बॉडी की जो भी ऑक्सीजन नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ एक एक तरीके से एक इमरजेंसी कंडीशन कॉज होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कहते हैं। इट इज a life threatening emergency and requires immediate first aid and medical attention because lack of oxygen can quickly damage the brain and other vital organs. इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लाइफ को हार्म होता है, एक तरीके से हमारी मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमें एक तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, नीड होती है, एक मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जिसमें हमारी बॉडी जो है, अगर हमारी बॉडी को तुरंत, स्पेशली हमारे ब्रेन को अगर तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिला और हमारे अदर वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने ब्रेन को, अपने अदर वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें तुरंत एक इमीडिएटली एक मेडिकल अटेंशन, एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पेशेंट को तुरंत प्रोवाइड करना है। अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया तो पेशेंट का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और इसके अलावा उसके अदर वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती हैं। नॉर्मली रेस्पिरेटरी इमरजेंसी की बात करने से पहले हम एक बार रेस्पिरेशन का एक सिस्टम समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में, और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की सेल्स के पास ग्लूकोज होता है, और जब हम ऑक्सीजन देते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन देते हैं, तो ये क्या करता है, एक रिएक्शन कॉज करता है। रिएक्शन कॉज करके ये क्या करता है, आपकी तीन चीज़ें बनाता है। एक बनाता है आपका एटीपी, दूसरा बनाता है आपका वाटर, तीसरा बनाता है CO2। एटीपी क्या है, एटीपी हमारी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उसको एज अ एनर्जी के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं एटीपी का। और वाटर को हम अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, और बट CO2 का हमारा कोई काम नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, इस CO2 को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का भी काम करता है।
अब एक बार इसका हम प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में एयर पास होती है। तो हमारी नोज या फिर माउथ मतलब नेजल कैविटी या फिर ओरल कैविटी से हमारी जो एयर है, इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, वो हमारी नेजल ओरल कैविटी से हमारे फैरिंग्स में जाती है। फैरिंग्स जो कि आपका एक कॉमन चैम्बर होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही एक कॉमन चैम्बर होता है। इसमें फैरिंग्स में जाती है, फिर फैरिंग्स से आपके लारिंग्स में जाती है, लारिंग्स से आपके ट्रैकिया में जाती है और ट्रैकिया से आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है और ब्रोंक्यूल से आपके लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जो आपकी एल्वुलाइज प्रेजेंट होती है, जो गुच्छे नुमा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं लंग्स में, उनके पास चली जाती है और ये लंग एल्वुलाई जो है आपके ब्लड कैपिलरीज से अटैच होती है, जिसे ये क्या करती है, ऑक्सीजन को आपके ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और ब्लड से हमारी ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो कुछ इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वर्क करता है, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है ऑक्सीजन को आपके ब्लड में जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से निकालने के लिए अलाउ करता है और आपकी बॉडी को सेफ रखता है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या है और ये क्या काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज कंडीशन कॉज होती ही क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके कई सारे कॉजेज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लाइक चोकिंग की वजह से। कोई फूड पार्टिकल्स, हम खाना खा रहे थे, खाना खाते समय अचानक से हमें बहुत जोर से हंसी आने लगी और हम जब हंस रहे थे तो जो हमारे मुंह में जो खाना था, हमारे माउथ में जो खाना था, वो हमारे एयरवे में जाकर के फंस गया। ठीक है, तो उसकी वजह से चोकिंग कॉज हो सकती है। या फिर आपका आप कुछ ऐसी हार्डेस्ट चीज आप खा रहे थे, लाइक नॉनवेज खा रहे थे, नॉनवेज में कोई आपकी बोन थी तो वो बोन जो है आपके एयरवे में फंस गई। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक कारण बनता है आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी का, जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है, कॉज होता है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज करने का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी बेसिकली आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉज हो सकती है। अस्थमा अटैक आपका हो सकता है, अस्थमा अटैक भी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी को कॉज करता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन लाइक एक्सफाइजिया जैसी कंडीशंस भी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी को कॉज कर सकती है। इसके अलावा सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया, ड्राउनिंग, पानी में डूबना, पानी में भी हमारा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, जब कोई पानी में डूबता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज होती है। इसके अलावा स्मोक इन्हेलेशन, जब भी हम स्मोक को एक एक तरीके से जब हम इन्हेल करते हैं तो ये भी हमारी एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी को कॉज करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक भी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी को कॉज करता है। इसके अलावा पॉइजनस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं, आपकी पॉइजनिंग गैसेस जो हैं, ये भी आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज को कॉज करती हैं। इसके अलावा कई सारी चेस्ट इंजरीज आपकी जब भी होती है तो उस टाइम पे भी ये आपके इमरजेंसी कंडीशन को, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन को कॉज करती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, कुछ कॉजेज हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या साइनम सिम्टम दिखाई देते हैं जब हम ब्रीथ नॉर्मली नहीं ले पाते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या दिखाई देता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई देता है, रैपिड और स्लो ब्रीदिंग, या तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, या कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, इस तरीके से आपको ब्रीदिंग इश्यूज दिखाई देंगे।
इसके अलावा आपको एक स्क्वीजिंग और नॉइजी ब्रीदिंग आपको दिखाई देगी। ऐसे रुक रुक के एक तरीके से एक आवाज ले लेकर के आप ब्रीदिंग लेने लगेंगे। एक एक तरीके से एक आवाज ऐसे निकालने लगेंगे जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। आपकी आप सांस नहीं ले पा रहे हो नॉर्मली, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं। देन आपको और क्या दिखाई दे सकता है? इसके अलावा कफिंग मतलब खांसी आने लगती है आपको। ठीक है। इसके अलावा आपको चेस्ट स्ट्रिकनेस, जिसमें आपका क्या होता है कि जो आपका चेस्ट जो होता है वो जकड़ने लगता है। टाइटनेस आपको दिखाई देने लगती है। चेस्ट टाइटनेस मतलब कि आपका जो चेस्ट है वो जकड़ने लगता है। इसके अलावा ब्लूइश लिप्स और फिंगर टिप्स, जो आपकी आपके जो लिप्स हैं और जो आपकी फिंगर्स की जो टिप्स हैं, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, वो आपके ब्लूइश कलर के दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं। तो ये एक तरीके से ब्लूइश लिप्स और या ब्लू लिप्स को ब्लू कलर आपके दिखाई देने लगता है आपके लिप्स पे, या फिर आपके जो फिंगर की जो टिप्स होती हैं उन पे आपको ब्लू कलर दिखाई देने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि साइनोसिस को। ठीक है। इसको हम मेडिकल टर्म में लैक ऑफ ऑक्सीजन को मेडिकल टर्म में हम साइनोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आपको जब ब्लू कलर दिखाई दे तो वो इसका मतलब ये है कि आपका ये साइनोसिस है, जिसमें ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर एरिया पे, सॉरी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वो सारी चीजें आपको इंडिकेट करता है। इसके अलावा रेस्टलेस ऑफ द एंजाइटी, और इसके अलावा आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, मन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इसके अलावा स्वेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और बहुत ज़्यादा आप जो है घबराने लगते हो। अनेबल टू स्पीक, आप बोलने में कैपेबल नहीं हो पाते हो, आप सही से बोल नहीं पाते हो, आपका बोल नहीं निकल पाता है। ठीक है। पूरा सेंटेंस आप बोल नहीं पाते हो, तो बहुत ही डिफिकल्टीज होती हैं बोलने में। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब भी एक सीवियर केस कॉज होता है तब आपका पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अब कॉमनली जब भी आपका रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज होती है, जब ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो आपको उस टाइम पे करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को इंश्योर कराएंगे। आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, और उसकी सेफ्टी को आप देखेंगे। इंश्योर सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को आप देखेंगे कि पेशेंट सही है या नहीं सही है, एक सही एरिया पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई हजार्ड्स हो वहां पे जो उसे हार्म पहुंचा सकते हो, जैसे कि कोई स्मोक, कोई धुआं, या फिर कोई टॉक्सिक गैसेस, या फिर वाटर, इस तरीके की कोई चीज तो नहीं है, कोई हजार्ड्स तो नहीं है इस तरीके के जो पेशेंट को हार्म पहुंचा सके। अगर इस तरीके के हजार्ड्स है तो उस जगह पे पेशेंट को नहीं रखना है, पेशेंट को एक सेफ जगह पे लेकर के जाना है, जिससे वहां पे उसको कोई भी हार्म ना पहुंचे। कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में देख करके आपको तुरंत इमीडिएटली एम्बुलेंस को, मेडिकल सर्विसेज को तुरंत कॉल करना है, कांटेक्ट करना है, जिससे कि पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली मिल सके। देन चेक एयरवे, पेशेंट का तुरंत एयरवे चेक करना है। मेक श्योर द एयरवे इज ओपन, आपको ये कंफर्म करना है कि पेशेंट का एयरवे ओपन रहे, क्लोज ना रहे। तो पेशेंट के एयरवे को आपको प्रॉपरली देखना है कि पेशेंट का एयरवे ओपन रहे। रिमूव एनी विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन इफ कैन बी रिमूव्ड सेफली, अगर आपको कोई भी बाहरी पार्टिकल दिख रहा है जो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है, और अगर आप उसको फिंगर की हेल्प से निकाल सकते हो, तो आपको उसको निकाल देना है आसानी से, सेफ्टी के साथ।
देन आपको क्या करना है, हेल्प द पर्सन ब्रीथ, और पेशेंट को सांस लेने में हेल्प करवानी है कि आप आराम से नॉर्मली अच्छे से सांस ले सके पेशेंट, इस तरीके से पेशेंट को हेल्प करवाना है। कीप द पर्सन, और पेशेंट को अपराइट पोजीशन, सिटिंग अपराइट पोजीशन, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठाना है, ठीक है, अनलेस अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं है तो आप हाफ सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे, अदरवाइज आप पेशेंट को लेटा देंगे थोड़ा सा उसका सर ऊपर रख के, ठीक है। लूज टाइट क्लॉथिंग्स, अगर पेशेंट के कपड़े बहुत ज्यादा टाइट है अराउंड द नेक, अराउंड द चेस्ट, अराउंड द रिस्ट, तो उन कपड़ों को लूज कर देना है जिससे कि उसे प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। इनकरेज स्लो काम एंड ब्रीदिंग, और पेशेंट को इनकरेज करना है कि आप आराम से स्लोली स्लोली ब्रीदिंग लीजिए, शांत हो जाइए, घबराइए नहीं, आराम से सांस लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पेशेंट को इंश्योर करेंगे। देन गिव गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की गई है तो उसे हम उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, उन मेडिसिन को देंगे। लाइक जैसे अस्थमा पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें मेडिसिन रिकमेंड की जाती है ऑलरेडी, और आपके पंप वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट विथ ऑक्सीजन ओनली इफ अवेलेबल एंड ट्रीटेड टू यूज इट, असिस्ट, पेशेंट को असिस्ट करेंगे, ऑक्सीजन ओनली इज अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन सिर्फ अवेलेबल, ऑक्सीजन आगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। इसके अलावा मॉनिटर द पर्सन, उस पर्सन का प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उसकी ब्रीदिंग को चेक करते रहेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कितना बेहोश है, कितना होश में है, होश में आया नहीं आया, उसको बार बार आप चेक करते रहेंगे। इफ ब्रीदिंग इज स्टॉप, अगर ब्रीदिंग पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए तो बिगिन सीपीआर, आपको सीपीआर इमीडिएटली परफॉर्म करना है, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। मतलब आपके हार्ट और लंग्स को दोबारा से पुनः जीवित करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया जिसका नाम सीपीआर होता है। तो हमें सीपीआर इमीडिएटली परफॉर्म करना है एंड यूज एन एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन मशीन का यूज करना है इफ अवेलेबल एंड इंडिकेटर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस तरीके से आप पेशेंट की, ये कॉमन फर्स्ट ट्रीटमेंट है आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है। इसके बाद आप बात करें आपके कॉम्प्लिकेशंस की, क्या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल या नॉट, तो वो सारी चीजें देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी जब भी कॉज होती है तो हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेन डैमेज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टाइमली ब्रेन को ना मिलने की वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट कॉज हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की डेथ भी हो सकती है जब भी आपकी रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज होगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लास, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है और आप उस मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी लीगली तरीके से, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा ऐसा कोर्स करना होगा या कौन सा ऐसा लाइसेंस आपको चाहिए जिससे कि आप अपनी मेडिकल स्टोर को एक लीगली वे में फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट कर सके, तो उसके लिए आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। ये टेलीमेडिसिन कोर्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है जिसकी फीस 25,000 पूरे कोर्स की फीस है।
जिसे करके आप अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, वो भी एक लीगली वे में। आपको कैसे फार्मा क्लिनिक्स ओपन करनी है, कैसे आपको किस तरीके से लाइसेंस आपको अप्रूव कराया जाएगा, किस तरीके से आपको अपने क्लिनिक को मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी, जो कि आपका टेलीमेडिसिन कोर्स होता है। तो इस टेलीमेडिसिन कोर्स को करने के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से, वो भी एक लीगल वे में। ओके, चलिए आपके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कॉम्प्लिकेशंस के बाद प्रिवेंशंस की, कि हम क्या प्रिवेंशंस, क्या ऐसे हम चीज़ों को फॉलो करें कि ये आपका जो है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन है ये कॉज ही ना हो। तो अवॉइड स्मोकिंग। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन से बचने के लिए आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। कंट्रोल अस्थमा, अस्थमा को कंट्रोल करना है। इसके अलावा अदर लंग्स डिजीजेस, अगर आपको कोई अदर लंग्स डिजीजेस है उनसे आपको उन्हें क्योर करना है, जिससे कि वो आपको हार्म ना पहुंचाए। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, अगर कहीं आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप ये इंश्योर करें कि आप कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वेयर करें, जिससे कि आप उस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट से बच सके। कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट चोकिंग। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, छोटी छोटी थिंग्स, बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका चोकिंग कॉज होता है, और चोकिंग की वजह से हम ब्रीदिंग नहीं ले पाते हैं, लैक ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज कॉज होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी बच्चे आसपास जहां पर भी खेल रहे हैं वहां पे कोई भी छोटी छोटी चीजें आप ना रखें। इससे क्या हो सकता है कि बच्चा जो है, जो बेबी है, वो उन छोटी छोटी चीजों को मुंह में इंजेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से वो उसके गले में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक होता है और ब्रीदिंग इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है चोकिंग की वजह से, अगर हमने तुरंत उसको क्लियर नहीं किया तो ये भी आपको इन सब से बचना है। और इसके अलावा आपको लर्न सीपीआर एंड बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर कोई रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन कभी भी कहीं पर भी कॉज होती है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। लाइक आपको सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप पेशेंट की लाइफ सेव कर सके। तो जब भी रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कॉज होगी तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होंगी। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही तो आपको तुरंत वहां पे जाना है, और आपके मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, और पेशेंट का एयरवे चेक करना है। ओपन एंड चेक एयरवे, पेशेंट के एयरवे को ओपन करना है और उसे चेक करना है। हेल्प द पर्सन सिट अपराइट एंड लूज टाइट क्लॉथ्स, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठा देना है और उसके टाइट क्लॉथ्स को रिमूव लूज कर देना है, लाइक इन अराउंड द नेक, अराउंड द चेस्ट, अराउंड द रिस्ट। जो भी कपड़े, अगर जो भी उसने कपड़े पहन रखे वो बहुत ज्यादा टाइट है, टू मच, तो उसको लूज कर देना है, जिससे कि वो प्रॉपर ब्रीथ ले सके। असिस्ट विथ इनहेलेशन ऑक्सीजन इफ प्रिस्क्राइब एंड अवेलेबल, अगर पेशेंट को कोई इनहेलेशन या फिर कोई आपका प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन वगैरह की गई हैं, या आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो आप पेशेंट को अगर डॉक्टर ने किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर किसी ने इसको एडवाइस किया है, तो आप
ऑक्सीजन या फिर उसकी जो भी मेडिसिन है, जो भी इनहेलर है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, उसके बार बार उसकी ब्रीदिंग को चेक करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं ब्रीदिंग रुक रही है, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है तो आपको सीपीआर देना है। सीपीआर के बाद आपको एईडी अगर आपके पास अवेलेबल है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन मशीन अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसका यूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स, जब तक कोई मेडिकल हेल्प के लिए वहां पे आ नहीं जाता तब तक। तो इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। तो आर रेस्पिरेटरी इमरजेंसी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जो आपकी रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन जो होती है, वो एक तरीके की आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, विच आ पर्सन कैन नॉट ब्रीथ, जिसमें पर्सन जो है ब्रीथ नहीं ले पाता है नॉर्मली, और डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, और इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमने फुलफिल नहीं की इमीडिएटली, तो पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन कॉज हो सकती है, जिसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं, और कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। अब इन रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में हम बहुत सी रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग, लाइक जैसे कि आपका सफोकेशन है, एक्सफाइजिया है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो है ड्राउनिंग है, चोकिंग है, कि चोकिंग क्या होता है, ड्राउनिंग पानी में डूबना क्या होता है, उसमें कैसे हम पेशेंट को बचा सकते हैं, या फिर आपका ब्रेन स्ट्रोक क्या है, या फिर आपका सफोकेशन क्या है। इसके अलावा आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। तो ये सारे टाइप्स जो है आपके रेस्पिरेटरी के ही होते हैं, जिनको हम एक एक करके जानेंगे अच्छे से डिटेल में, कि ये इमरजेंसी कंडीशन किस तरीके की कंडीशंस होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। एंड हाँ, जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप में से कोई भी मेडिकल स्टोर चला रहा है और उस मेडिकल स्टोर को आप लीगली वे में फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फार्मा क्लिनिक अपनी खुद की एक फार्मा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, वो भी लीगल वे में, तो आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, जिसकी फीस 25,000, पूरे कोर्स की फीस 25,000 है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए हमसे, और टेलीमेडिसिन कोर्स आप कर सकते हैं और अपना खुद का फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें आप अपने लीगली वे में फार्मा क्लिनिक को चला सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।